हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा भौतिक विज्ञान का दोस्तों पार्ट नंबर 30, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा फिजिक्स का पार्ट नंबर 30। इससे पहले दोस्तों आपको 29 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा दोस्तों। और आज भी यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से आप देखें दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिखता है आपको यहाँ पे। निम्न में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। यदि आप बात करें दोस्तों स्पेसिफिक हीट की, यानी आप बात करें विशिष्ट ऊष्मा की, ये क्या होती है दोस्तों? यदि आप बात करें दोस्तों कोई सबस्टेंस यहाँ पर लें, यहाँ पर आपने कोई सबस्टेंस लिया, कोई भी आपने पदार्थ यहाँ पर लिया दोस्तों। जब आप इसको हीट करते हैं यानी जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ग्रेजुअली टेम्परेचर लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से बढ़ता है। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, यदि आप 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक आते हैं तो यहाँ पर लगातार क्या होता है, टेम्परेचर यानी हीट दोस्तों क्या होती है यहाँ पे, एब्जॉर्ब होती है, यानी अवशोषण होता है ऊष्मा का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप अलग अलग सबस्टेंसेस को गर्म करते हैं तो अलग अलग प्रकार से टाइम लेते हैं। यानी कि आप यहाँ पर गर्म करेंगे तो लगातार दोस्तों एब्जॉर्ब करते करते कुछ देर के बाद 2 में पहुँचते हैं, फिर 3 में पहुँचते हैं, तो इस प्रकार से लगातार बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एब्जॉर्बेशन यहाँ पे जो कैपेसिटी होती है, यानी कि आप कह देंगे एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी होती है, वही दोस्तों एक प्रकार से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, यानी कि ऊष्माधारिता कहलाती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो वाटर होता है, यानी कि जो जल होता है दोस्तों, उसकी हीट कैपेसिटी सर्वाधिक होती है। यानी स्पेसिफिक हीट यदि आप देखेंगे वाटर की दोस्तों तो मैक्सिमम होती है। यदि आप इसको देखें दोस्तों, ये आपके यहाँ पर होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको याद रखेंगे। यदि आप किलोग्राम में निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका 4 to 18 के अप्रोक्स लगभग होती है यहाँ पे जूल पर किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, यानी कि आपको बताना है मेरा फोटोसेल लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। यदि आप बात करें दोस्तों फोटोसेल की यदि आप बात करें, इनका सिंबल दोस्तों नॉर्मली आप देखेंगे इस प्रकार से बना रहता है, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से दिखा जाता है इनको। यदि आप इसको इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे दोस्तों, बहुत जगह आप देखेंगे इस प्रकार से बने होते हैं। तो ये दोस्तों फोटोसेल होते हैं। यहाँ पर एक प्रकार का लेंस यहाँ पर यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका क्या कार्य होता है या कैसे वर्क करते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से ऑपरेट किए जाते हैं यानी कि जोड़े जाते हैं दोस्तों सेमी कंडक्टर के साथ में, सेमी कंडक्टर के साथ में, यानी कि अर्धचालकों के साथ में दोस्तों इनको जोड़ा जाता है। अर्धचालक क्या करते हैं दोस्तों, जो सेमी कंडक्टर होते हैं, ये लगातार जो हीट पड़ती है, यानी जो आप देखते हैं दोस्तों सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं, वो इस पर इंसिडेंट होगा किसके फॉर्म में दोस्तों, फोटोन के फॉर्म में। फोटोन के फॉर्म में ही प्रकाश आता है, आपको मालूम होगा। तो फोटोन दोस्तों क्या करता है, लगातार यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होगा उसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद दोस्तों यहाँ से एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलता है। तो ये लगातार प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार की करंट फ्लो होती है, यानी धारा प्रवाहित होती है। और धारा के प्रवाहित होने से दोस्तों क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो फोटोसेल होते हैं एक प्रकार से रजिस्टर के तौर पर दोस्तों कार्य करते हैं, जो कि प्रतिरोध को बदलते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को दोस्तों क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला दिखता है आपको। देखिए जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी वैद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तूफान की भविष्यवाणी होती है यदि, यानी कि आपको पूछा गया है अ स्टॉर्म इज प्रेडिक्टेड इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप स्टॉर्म की बात करें, ये प्रेडिक्ट होता है यानी कि संभावना जताई जाती है यदि एटमॉस्फेरिक दोस्तों प्रेशर में क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2-3 कंडीशनें होती हैं। यदि यहाँ पे प्रेशर, पहली कंडीशन है यदि प्रेशर फॉल इन प्रेशर ड्यू टू rise
मॉइस्चर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए मॉइस्चर बढ़ता है तो उससे प्रेशर कम होता है, डिक्रीज होता है। यदि आपका ये वाला रीजन होगा दोस्तों तो यहाँ पे रेन होती है, यानी बारिश यहाँ पे होती है। यदि ऐसी वाली कंडीशन होगी कि दाब वहाँ पर घटेगा और जो मॉइस्चर होगा दोस्तों वो बढ़ेगा तो वहाँ पे बारिश होने की आशंका होती है। ये पहली कंडीशन है, आप याद रखेंगे इनको। और सेकंड कंडीशन होती है दोस्तों, यदि यहाँ पे ग्रेजुअली यहाँ पर डिक्रीज होता है या फिर आप कहें फॉल होता है दोस्तों, फिर आप कहें फॉल होता है प्रेशर में, तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या होता है, ऐसी वाली कंडीशन में दोस्तों जो वेदर होगा यानी कि जो मौसम होता है वो दोस्तों धीरे धीरे चेंज होता है, यानी कि आप कहेंगे स्लोली चेंज होगा। और दोस्तों वहाँ पर बारिश की आशंका भी होती है। एक थर्ड वाली कंडीशन होती है दोस्तों, यदि यहाँ पे सडन चेंज होता है या फिर आप कहें सडन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि दोस्तों अचानक ही यदि वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसको आप बैरोमीटर में देखते हैं, ये अचानक ही घटेगा दोस्तों, तो वहाँ पे क्या आशंका होती है, या तो आपका स्टॉर्म होगा यानी तूफान आएगा, या फिर दोस्तों आपका यहाँ पर बारिश होगी, या फिर वहाँ पे साइक्लोन होगा यानी कि दोस्तों चक्रवात होगा। तो ये दो तीन कंडीशन आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाली कंडीशन पूछी गई है, यदि सडन ड्रॉप होता है तो ऐसे केस में आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पे जब सडन ड्रॉप होगा, यहाँ पर आपको दिया गया होगा फॉल सडनली, यहाँ पे दिया गया देखिए, यानी कि अचानक घटता है, तो वहाँ पे दोस्तों तूफान आने की आशंका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैक संख्या का प्रयोग किसकी गति के संबंध में किया जाता है, यानी कि आपको बताना है मैक नंबर इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों मैक नंबर की, मैक नंबर ये दोस्तों क्या है, ये आपका रेशियो होता है, रेशियो होता है दोस्तों किनका, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय कर देंगे आप स्पीड ऑफ साउंड एट दैट मीडियम, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप कह देंगे वस्तु की चाल और जो ध्वनि की चाल होगी दोस्तों उस माध्यम में, दोनों के चालों का अनुपात ही क्या होता है, मैक नंबर होता है। मैक नंबर क्या दिखाता है दोस्तों, देखिए ये खासतौर पर दोस्तों इस्तेमाल होता है एयरक्राफ्ट में, यानी कि जो विमान होते हैं उनकी डिजाइनिंग में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए दोस्तों क्या क्या कार्य करता है, यदि आप देखते हैं कोई विमान चलता है दोस्तों, यदि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है, यहाँ पर देखिए दो तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन दोस्तों होती है मैक नंबर की, यदि मैक नंबर दोस्तों आपका लेस देन 1 होगा। ये कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की दोस्तों स्पीड क्या होगी, ये आपकी दोस्तों कम होगी, और जो आपका जो साउंड होगी दोस्तों उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। नॉर्मली आप देखते हैं साउंड की स्पीड क्या होती है दोस्तों 330 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 330 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसके आधार पर दोस्तों यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर इससे कम में चलता है तो वहाँ पर जो एयर डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी है, यानी कि आप कह देंगे जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है यानी कि घनत्व है दोस्तों, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक प्रकार से नॉर्मल कंडीशन होती है। यदि मैक नंबर दोस्तों आप यहाँ पे ये वाली दोस्तों कंडीशन कहलाती है सबसोनिक, सबसोनिक कंडीशन आप कहते हैं इसको। सेकंड कंडीशन होती है दोस्तों यदि यहाँ पे इक्विवेलेंट होती है 1K मैक नंबर का मान, तो ऐसी कंडीशन में जो विमान होता है यानी कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी स्पीड होती है दोस्तों लगभग साउंड की स्पीड के अप्रॉक्स। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेंसिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको आप कहते हैं दोस्तों ट्रांसोनिक कंडीशन। ट्रांसोनिक कंडीशन आप कह देंगे सेकंड वाली कंडीशन को। एक थर्ड कंडीशन होती है दोस्तों जब मैक नंबर का मान यहाँ पे देखिए 1 से बड़ा होता है लेकिन 3 से छोटा होता है। तो ये वाली कंडीशन होती है दोस्तों जब ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज दौड़ता है, यानी कि यहाँ पे इससे ऊपर जाएगा दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखिए जो डेंसिटी होती है एयर की या फिर एटमॉस्फेयर की दोस्तों, जो चारों ओर विमान के टकराएगी एयर, तो उसमें दोस्तों एक प्रकार का चेंज आता है जिसको आप बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट कहते हैं आप इसको। तो ये इफेक्ट क्या करता है दोस्तों, एक प्रकार से विमान को यहाँ पर आघात पहुँचाता है, यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज होता है और बहुत सारे फोर्सेज लगते हैं। तो इसको दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार से देखिए इनको रिड्यूस करने के लिए जो विमान होता है उसको वैसे डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि उसकी स्पीड यदि आपकी इससे ज़्यादा होगी तो उसको दोस्तों वैसे ही डिज़ाइन भी किया जाएगा। और एक कंडीशन और होती है दोस्तों जिसको आप बोलते हैं हाइपरसोनिक। वहाँ पे क्या होता है, जो मैक नंबर होता है, मैक नंबर का मान दोस्तों ग्रेटर होता है 5 से, यानी कि साउंड की चाल के 5 गुने से दोस्तों ज़्यादा चाल यदि विमान की होगी या फिर आपके यहाँ ऑब्जेक्ट की होगी दोस्तों,
तो वो वाली कंडीशन जो होती है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। तो यहाँ पर आपने अलग अलग कंडीशनों को देखा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों मुख्यतः ये एयरक्राफ्ट से संबंधित है। यदि आपको दोस्तों वैसे आप साउंड में भी देखते हैं, साउंड के साथ भी, लेकिन यदि आपको साउंड और एयरक्राफ्ट दोनों दिया होगा तो आप एयरक्राफ्ट में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि दोस्तों आपको बताना है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा। इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, यानी कि आप प्रेरकत्व कहते हैं इसको। ये दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा इस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग होती है। यानी एक प्रकार से दोस्तों एक यहाँ पे जो स्प्रिंग होती है उसके आकार की यहाँ पे एक सेनेलॉइड होती है। यदि आप दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डालें या फिर लगातार दोस्तों आप करंट को दोस्तों चेंज करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट में होता है, यानी एसी में दोस्तों होता है लगातार, ये स्वतः चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है। यदि आप कहें दोस्तों यहाँ पे जो इंडक्टेंस होता है इसको आप एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल टू होता है दोस्तों ई डी टी अपॉन डी आई, यानी कि आप कह देंगे यहाँ पे जो ई है दोस्तों आपका ईएमएफ होता है, तो यानी विद्युत वाहक बल होता है, या फिर आप कहें वोल्टेज होता है, और डी टी यहाँ पे है जो टाइम है दोस्तों चेंज का, और डी आई है दोस्तों जो चेंज में जो करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि आप निकालते हैं तो आपको मिलता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है यदि आप यहाँ पर करंट को चेंज करते हैं, डी आई करंट को दोस्तों आप डी टी टाइम में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ई वोल्टेज फ्लो होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1 वोल्ट को जनरेट करने के लिए आपको 1 एम्पियर करंट को दोस्तों 1 सेकंड में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मात्रक होता है दोस्तों नॉर्मली आपका हेनरी होता है। हेनरी दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक के नाम के आधार पर पड़ा है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे दोस्तों जोसेफ हेनरी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे सी वाला। वैसे दोस्तों आप बात करें फैरड की, तो फैरड मात्रक होता है दोस्तों कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता का मात्रक होता है। आप याद रखेंगे धारिता का मात्रक फैरड होता है। और वैसे ओम आप जानते हैं रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, यानी कि प्रतिरोध का होता है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब तेल या साबुन की फिल्म दिन के प्रकाश में आती है तो रंगीन दिखाई देती है। यानी कि आपको बताना है दोस्तों ऑयल और सोप फिल्म व्हेन इन डिलाइट अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ। आपने देखा होगा दोस्तों कोई ऑयल की पोर है, या फिर आप देखते हैं साबुन की दोस्तों कोई यहाँ पे पोर होती है दोस्तों, तो उसके ऊपर यदि लाइट पड़ती है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, लाइट रे, तो क्या होता है दोस्तों, तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों यहाँ पे आपको रंगीन दिखाई देता है, यानी कि आपको एक प्रकार से कलर्ड। तो ये क्यों होता है दोस्तों, ये आपका होता है रिफ्लेक्शन के कारण। यानी कि आप कह देंगे दोस्तों प्रकाश का यहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार से परावर्तन होता है, तो उसके कारण आपको दिखता है। यानी फिल्म के अंदर दोस्तों लगातार परावर्तन होता है, उससे आपको दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिष्ट धारा निम्न किस कारक से नियंत्रित की जाती है। यानी कि आपको बताना है डीसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप बात करें डीसी करंट की, यानी कि एक प्रकार से दिष्ट धारा आप इसको कहते हैं, या फिर आप कहें दोस्तों डायरेक्ट करंट। इसका दोस्तों यदि आप ग्राफ देखें तो इस प्रकार का होता है। यानी कि आप टाइम और वोल्टेज के साथ में दोस्तों ग्राफ को देखें तो आप देखते हैं दोस्तों ये लगातार क्या होता है, एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी आपको सीधी रेखा मिलती है दोस्तों, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता। यदि आप एसी को देखेंगे तो लगातार क्या होती है दोस्तों, चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप डीसी का यूज़ करते हैं, डीसी को आपको कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर दोस्तों आप इनमें से केवल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रतिरोध का दोस्तों आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप दोस्तों कैपेसिटेंस को लगाएंगे, कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र का इस्तेमाल करेंगे, या फिर दोस्तों आप इंडक्टेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोस्तों वर्क नहीं करते। यानी कि यहाँ पे देखिए यदि आप डीसी को डालते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ऐसे वाले केस में दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से लाइट आगे को फ्लो ही नहीं होती है। यदि आप डीसी को यूज़ करेंगे तो आगे को यहाँ से फ्लो नहीं होगी। यानी आप कह देंगे यहाँ पे दोस्तों इन्फानाइट रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करता है। और वैसे आप डीसी की बात करेंगे दोस्तों, डीसी को यदि आप इंडक्टेंस में यानी प्रेरकत्व में दोस्तों यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों एक प्रकार से स्मॉल
रेजिस्टेंस के तौर पर कार्य करता है, यानी कि आप दोस्तों लगभग मान लेते हैं यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस के तौर पर कार्य करता है, यानी कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं डीसी के केस में। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों आप यूज़ करेंगे प्रतिरोध का, यानी कि रेजिस्टेंस का दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्धचालक में अशुद्धता क्यों शामिल की जाती है, यानी कि आपको बताना है वाई आर इम्प्योरिटीज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर। यदि आप बात करें दोस्तों सेमी कंडक्टर की, यानी कि अर्धचालकों की, ये क्या होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ये दोस्तों एक प्रकार से कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, यानी कि चालकों और कुचालकों के बीच के होते हैं दोस्तों। यदि आप इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, जब आप दोस्तों इनको हीट देते हैं तो इनकी लगातार जो प्रतिरोध होता है डिक्रीज होता है, यानी कि करंट जो होती है दोस्तों, करंट का फ्लो लगातार इंक्रीज होता है। और साथ में दोस्तों यदि आप यहाँ पर डोपिंग कर दें, यहाँ पर वर्ड आता है डोपिंग। डोपिंग यदि आप कर दें दोस्तों, तो डोपिंग करने से क्या होता है, देखिए डोपिंग क्या कहलाती है दोस्तों, जब आप कोई इम्प्योरिटी को मिला देते हैं, इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता आप इसको कहते हैं। अशुद्धता कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आप सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में सिलिकॉन के अलावा कोई और एलिमेंट को मिला देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि आपने दोस्तों सिलिकॉन में फॉस्फोरस को मिला दिया। फॉस्फोरस आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ये आपका पी का जो एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है। यदि आप इसका कन्फिगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 285, यानी कि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि दोस्तों पी के बाहर से आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और सिलिकॉन यहाँ पर आएंगे। तो सिलिकॉन जब जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिलिकॉन का एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा पेयरिंग करेगा इनके चारों के साथ में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है दोस्तों 5वां, ये आपका फ्री हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे ये आपका दोस्तों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये कंडक्टिविटी को यानी कि चालकता को दोस्तों बढ़ा देगा। यानी कि डोपिंग करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है यानी कि वैद्युत चालकता जो है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये वाला रीजन यहाँ पर दिया गया, देखिए टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि वैद्युत चालकता को दोस्तों बढ़ाने के लिए। और इसका इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए भी किया जाता है, और जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो आपके मुख्यतः 3 रीज़न होते हैं। यहाँ पर आपको एक दिया गया है, तो आप यहाँ पर बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक रिएक्टर में कैडमियम की छड़ क्या करती है, यानी कि आपको बताना है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड फॉर। यदि आप बात करें दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर की, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इनमें दोस्तों आप जानते हैं यूरेनियम या फिर थोरियम इस प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूस ब्रेक होने के बाद में बहुत ज़्यादा एनर्जी को जनरेट करते हैं। और साथ में यहाँ पे फ्री न्यूट्रॉन दोस्तों लगातार निकलते रहते हैं, जो कि लगातार डिकम्पोजिशन करते रहते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन निकलेगा दोस्तों, उसकी दोबारा से बम्बार्डमेंट होगी और दोबारा से वहाँ पे न्यूक्लियस ब्रेक होगा और ऊर्जा निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊर्जा लगातार निकलती रहती है, चेन रिएक्शन होती है। यदि आपको यहाँ पे रिएक्शन को कंट्रोल करना है या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको न्यूट्रॉनों को एक प्रकार से एब्जॉर्ब करना है, मान लीजिए आप स्पीड को कम करना चाहते हैं रिएक्शन की, तो वहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल कर लेते हैं कैडमियम का। जो कैडमियम की रॉडें होती हैं, कैडमियम जो रॉड होती हैं दोस्तों, उनमें क्या होती है दोस्तों, हायर कैपेसिटी होती है, हायर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों उनको एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसके पास में दोस्तों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। यदि आप यूरेनियम और थोरियम की बात करें तो इनके कंपैरिजन में दोस्तों कैडमियम के पास में ज़्यादा होता है, तो ये न्यूट्रॉन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि मान लीजिए कोई हाई स्पीड वाला न्यूट्रॉन है तो उसको दोस्तों एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों जो रिएक्शन के बाद निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर पहला वाला आपको दिखता है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन को दोस्तों अवशोषित करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।